नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन बांध सहायक परियोजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण के बाद कहा कि बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं हैं। लोग चाहे जितनी हाय तौबा मचा लें, पुरानी सरकारों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यह जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे हमीरपुर, बांदा और महोबा के 168 गांव के 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा और इसके साथ 4 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश में काम नहीं किया, योगी सरकार ने परियोजना पर काम किया। पहले की सरकारों ने सिर्फ अपना भला चाहा। माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है। पहले जंगल माफियाओं के हाथ में था और बुंदेलखंड की धरती पर कई बदलाव हुए। पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, तो वहीं राष्ट्र के नाम संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। किसानों को नाराजगी उनकी दूर करने के लिए लगातार बीजेपी जुटी है और ऐसे में अर्जुन सहायक परियोजना से किसानों को कितना लाभ मिलेगा और इसका कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मिशन बुंदेलखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालों से बन रहे अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन कर चुके हैं, जिससे किसानों को सिंचाई और लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। तो यह बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उत्तराखंड के इस दौरे पर जब वो आते हैं तो शुरुआत ही कई बड़े तोहफों के साथ वो करते हैं। बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री की ये बड़ी सौगात भी है और इसमें क्योंकि बहुत सारी चीजें किसानों को इसमें केंद्र में रखा गया है। किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिसके जरिए अभी तक संकट जो किसानों के सामने बना रहता था, उस संकट को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। लेकिन इन कदमों के जरिए क्या वाकई में आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल पाएगा? क्या इससे जो विपक्षी खेमा है उसको डेंट पहुंचा पाएंगे? और साथ ही साथ अब इससे चुनावी आगाज क्या मान लें, और साथ ही साथ आपको बताएं कि 1.5 लाख से ज्यादा जो किसान हैं उनको इन सिंचाई परियोजनाओं से फायदा मिलेगा। ना सिर्फ खेती के लिए उनको पानी मिल पाएगा, बल्कि हर घर नल जल मिशन का जो कार्यक्रम है, जिसके जरिए कोशिश ये है कि हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाया जाए, उसको भी सार्थकता मिलेगी, उसको भी इससे बल मिल पाएगा। और इसी को लेकर के जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस बुंदेलखंड दौरे को लेकर के, और उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री आए हैं और बुंदेलखंड के लोगों को बड़ी सौगात दी है, तो जाहिर तौर पर बांदा, महोबा, हमीरपुर के जो किसान हैं क्या वाकई में लाभान्वित हुए हैं? ये बहुत सारी चीजें, इन सभी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप तस्वीरें देखिए। जब प्रधानमंत्री मंच पर जनता को संबोधित करते हैं तो उस वक्त एक अलग ही ऊर्जा उनके अंदर नजर आती है। लेकिन इस दौरान सवाल यह भी उठता है कि ये बुंदेलखंड के लोगों के ये जो बहुत बड़ी योजनाएं इस वक्त शुरू की गई हैं, उनको लोकार्पण किया गया है, क्या वाकई में पिछली सरकारों के इसमें असफलता है? मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री के द्वारा बार बार ये बताया गया कि अब बुलडोजर चल रहा है। जिन नेताओं के जरिए, जिन बाहुबलियों के जरिए प्रदेश के अंदर गुंडा तत्व एक्टिव था, उनको खत्म करने के लिए, उनके मकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चल रहा है। तो ये मौजूदा वक्त की सरकार की कदम है जिनकी वजह से सार्थक हो पा रहा है। चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका। एसपी से प्रवक्ता जैनेंद्र अर्कवंशी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में लेकिन दीपक बघेल आपसे ही करना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री पहुंचते हैं महोबा में और महोबा पहुंच करके अर्जुन सहायक परियोजना की वो सौगात देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या नहीं किया और आज की सरकार क्या करने जा रही है। तो क्या इससे आपको लगता है कि आम जो जनता है उनको फायदा मिलने जा रहा है, साथ ही इसमें फायदा बीजेपी को भी मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले? दीपक बघेल, दीपक मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं जरा कुलभूषण त्रिपाठी आपका रुख कर लेता हूं।
बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बड़ी सौगातें लेकर के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्या वाकई में ये सौगातें काफी हैं या और ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी? साहब, कुलभूषण जी। हाँ शुभेंदु जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कटी, लेकिन जितना प्रश्न मैं सुन पाया उसके हिसाब से आपने कहा कि क्या यही उम्मीद थी या और ज्यादा उम्मीद जी। मैं अगर जो आपको कहूं तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता और सभी विपक्षी दल ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि इनसे कोई सौगात मिले। इनसे सिर्फ आंकड़े मिलेंगे, इनसे सिर्फ दावे मिलेंगे, इनसे सिर्फ जुमले मिलेंगे। और मैं आज की बात से आपको जोड़ दूं कि आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं, विपक्ष उनका स्वागत कर रहा है, लेकिन किसानों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई ना, मैं आज तक के संसदीय इतिहास में भारत में किसी भी प्रधानमंत्री पद की इतनी गिरती हुई गरिमा देख के बहुत आश्चर्यचकित हूं कि किसान कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ संकेत है। अभी कौन से इन्होंने वापस ले लिए? इन्होंने तो 15 लाख भी कहा था, वो भी वापस नहीं आए। इन्होंने तो बहुत सारी योजनाएं कही थी। इन्होंने तो नोटबंदी पे भी कहा था कि जो चाहे वो सजा हमें दे देना। इन्होंने तो जीएसटी को लेकर भी कहा था कि ये सिंपल एंड गुड टैक्स होगा, लेकिन हकीकत तो बहुत उल्टी है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी से मैं नेशनल टेलीविजन पे, आपका बड़ा चैनल है, बड़ी माफी मांगते हुए और शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूं कि इस समय देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी पद की गरिमा और इस देश की संसदीय गरिमा को गिरा रहे हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं। कुलभूषण त्रिपाठी, प्रधानमंत्री अगर सामने से आकर के माफी मांग लेते हैं, माफी मांग करके अगर ये कहते हैं, कोई भी सहूलियत पहुंचाने नहीं, उन्होंने खुद, आप शुरुआत में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जब माफी मांग लेते हैं तो उसको लेकर के भी सवाल खड़े करते हैं। और अब जब 750 किसान अपनी जान दे बैठे, जिन्होंने साल भर से वहां डेरा जमा रखा है, जिनके लिए आपने कीलें बिछाई, जिन्हें आपने गुंडे कहा, जिन्हें आतंकी कहा, जिन्हें आपने खालिस्तानी कहा, भिंडर वालों का कहा, आप माफी किससे मांग रहे हैं? आप तो सारी नैतिकता खो चुके हैं और आपके पास कोई भी आधार नहीं है कि आज आप जो घोषणाएं कर रहे कि किसानों को हम सिंचाई के लिए ये देने जा रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए ये देने जा रहे हैं। बांदा, महोबा, हमीरपुर के किसान ये जानते हैं कि 2014 में आप सरकार में आए थे। 2014 से आज 2021 खत्म होने की ओर आ रहा है, नवंबर में हम लोग बात कर रहे हैं, और अभी तक आपने क्या किया है? सिर्फ जुमले, सिर्फ आंकड़े। आज किसान जान चुका है कि हकीकत में आपकी नीति और नीति दोनों में आपकी नीति खराब है। ये तो आज आपने स्वीकार लिया। किसानों के लिए आपने जो कानून बनाए थे, तो वो पॉलिसीगत, जिसे पॉलिसी पैरालाइसिस टर्म दिया जाता है, पॉलिसी पैरालाइसिस भी है और इंटेंशन जो आपका है वो भी इंटेंशन पैरालाइसिस भी है। आपकी नीति ही नहीं है कि इस देश के अन्नदाता और किसान को आप सहूलियत दें, आप तो इसका सिर्फ शोषण करना चाहते हैं। और आपकी सिर्फ एक नीति है कि आप अपने पूंजीपति मित्रों को सहयोग दें, उनकी पूंजी को बढ़ाते चले जाए। 2 साल में यह देश नहीं, पूरी दुनिया आपदा से डूब रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी पूंजीपति मित्र हैं या आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बरद हस्त जिनके ऊपर है, उनकी पूंजी में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है और किसान लगातार गरीब होता चला जा रहा है। चलिए ठीक है, किसानों को लेकर के संकट जो आप बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, बार बार ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के इसी संकट को खत्म करने की कोशिश की है। और इस बीच हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह कश्यप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है और इस अंतर को आज आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में इस बात का जिक्र करते हुए जब महोबा पहुंचे तो जनता को सौगात दी है और कहा है कि इस महोबा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज की सरकार काम कर रही है। 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी का। कौन सा विकास कर दिया? 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, कौन सा विकास कर दिया? बताइए। नहीं, आप जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आपने तो इससे पहले कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री कह रहे, अगर सिंचाई योजना, अगर पानी पहुंचाने के लिए अगर आपने कोई परियोजना शुरू की हो तो पिछली सरकारों ने क्या किया? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हमने तो काम कर दिया। आप बताइए बाकी। नहीं, हम बता तो रहे हैं। हाँ। मोदी जी कहे तो मुक्ति ने बाकी देश
वो कह दे ठीक, बाकी सो कह दे गलत। नहीं तो हम तो आपकी सुनने के लिए भी बैठे हैं, जनता तो यहाँ आपको भी सुन रही है। लेकिन आप बताइए तो सही कि पिछली सरकार में क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार जल परियोजनाओं को लेकर के जनता के बीच में पहुंची है। अगर झूठ है तो बताइए, यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप बताइए ना, जवाब तो दीजिए। क्या लेके गए हैं? हाँ, 5 साल में कौन सा इन्होंने जो है भयमुक्त समाज दे दिया? कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरा कर दिया? कौन सा इन्होंने धारा ऐप लागू कर दिया? इन्होंने एक धारा ऐप भी बनाया था, बताइए कहाँ है वो धारा ऐप? भूमाफिया आज भी राज कर रहे हैं, गरीबों की जमीनें हड़प रहे हैं, जंगल राज। तो यही तो बीजेपी कह रही है, यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यही तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे पहले तक यही भूमाफिया कब्जा करके बैठे हुए थे, जिनके घर जमींदोज किए गए हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। किनको समर्थन मिलता था? राजनीतिक संरक्षण हुआ करता था। नहीं, चलिए, मैं खैर उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं जरा, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं दीपक बघेल जरा जवाब दीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड से लेकर के और दक्षिण तक में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज वो पहुंचे हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पहुंच करके जब बुंदेलखंड के लोगों के लिए बड़ी योजनाएं लेकर के पहुंचे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। पानी, सिंचाई और साथ ही साथ पीने के लेकर के जो पानी की संकट था उसको दूर किया गया है। महोबा के जो पिछड़ेपन है उसको दूर करने के लिए काम किया गया है। जी धन्यवाद। हाँ। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बुंदेलखंड को एक जो परियोजना की जो सौगात दी है, ये अब विपक्षी पार्टियों से पचने नहीं वाली। अभी जिस प्रकार कौन सी सौगात दी है? कौन सी सौगात दी है? मोदी जी से भी नहीं पचने वाला है। कहती कुछ है, करती कुछ है। धरातल पे क्या है? धरातल पे क्या है? गरीबों के लिए क्या किया? बेरोजगारी का भत्ता कहाँ है? कन्या विद्याधन कहाँ है? गरीबों का हक अधिकार कहाँ है? 17 जातियों का आरक्षण कहाँ है? 17 जातियों का आरक्षण कहाँ है? कश्यप समाज को न्याय कहाँ मिला? किसानों का कानून बिल वापस लेने का मतलब क्या हुआ? किसानों का कानून का काला कानून अगर पार्लियामेंट में वापस ले तो अच्छा है। आपने काला कानून वापस लेने का नाम लिया है, किसानों ने कह दिया जब तक पार्लियामेंट में वापस नहीं होगा तो घर वापसी नहीं होगी। आप बताइए कौन सा काम किया है ना? कलम दबाव दिखाने से, कागज हाथ में लेने से, पेन के साथ लिखने से ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है। सुधाकर जी, पूर्ण रूप से सुधाकर कश्यप जी, सुनिए सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपको जब मैंने मौका दिया ना, तो बाकी सारे जो जितने मेहमान थे ना, वो आपको सुन रहे थे, बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहे थे। लेकिन अब जब वो, सुनिए सुधाकर सिंह कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, एक मिनट, सुधाकर सिंह कश्यप जी, ये इस डिबेट के अंदर अधिकार आपको किसने दिया कि आप तय करेंगे कौन बोलेगा कि कौन नहीं? सुधाकर सिंह कश्यप जी, जरा सुनिए। जब आपको मौका दिया था तो बाकी मेहमान चुप थे, वो आपको सुन रहे थे, आपने सवाल किए हैं, तो जरा जवाब सुनिए। अब जरा आप जवाब सुनिए। सुधाकर सिंह कश्यप जी, टाइम किल ना करें। देखिए, बड़ा कीमती समय है, प्रदेश की जनता आपको देख रही है, और जो बड़े गंभीर विषय है ना, उन पर जवाब भी सुनना चाहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो सवाल आपने किए हैं आपको जवाब उनका मिले, तो सुनिए ना जरा उनको। बाकी पैनलिस्ट भी, वो भी इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं है इस पैनल में। सर, मैं वापस लौटूंगा, एक मिनट जरा सुनिए। दीपक बघेल, बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जैनेंद्र आपके पास आता हूं। जी, आज अर्जुन सानक परियोजना से, ये परियोजना लंबित थी, मार्च 9 को 2021 में चालू की गई थी, 2009 में चालू की गई थी, और फिर ये बंद कर दी गई। 800 करोड़ की कोई परियोजना हमारे यशस्वी नेतृत्व में आज उसको चालू किया, 21 में चालू किया मार्च में, और आज देखिए दिसंबर 2021 है, उस परियोजना का लोकार्पण भी हो गया। 168 गांव के उन किसानों को सिंचाई व्यवस्था, पीने का जल पहुंचाएगी। जो लोग बुंदेलखंड में किस प्रकार से टैंकरों से पानी आता था उत्तर प्रदेश में, इनकी सरकारों में वहां पे आत्महत्याएं होती थी किसानों के द्वारा, आज आत्महत्याएं तो आपकी सरकार में भी अभी खाद के लिए हो रही है। नहीं, इनकी सरकारों में नहीं हुई है।
आती है। अरे है ना? कैसी बात लोग कर रहे हो? 2-2-3 लोग अरे काम अच्छे नहीं तो बात अच्छी कर लो, काम अच्छे ना हो बात तो अच्छी कर लो। जाते थे आप शर्म शर्म करो, शर्म। पानी मिलेगा, उससे पूरे 4 लाख किसान और 4 लाख वहां के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उन तक के घर तक सीधा जल पहुंचेगा। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दीपक बघेल, एक मिनट जरा, जैनेंद्र को भी मैं जरा चर्चा में शामिल करता हूँ। जैनेंद्र अर्थवंशी, मजबूत प्रधानमंत्री जब आदमी उत्तर बैठाया प्रदेश में करो। पहुंचे हैं, सर ये सुनिए ना सर, सुधाकर जी एक मिनट सुनिए। जैनेंद्र अर्थवंशी, जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो मैं जरा आपसे यही जानना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री के द्वारा तो बड़ी सौगातें दी गई, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि बड़ी सौगातें मैं लेकर के आया हूं और इससे जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको क्या उम्मीदें थी? आपको इससे ज्यादा उम्मीदें थी? प्रधानमंत्री जब आएंगे तो और भी ज्यादा कुछ बड़ी सौगात लेकर के आते? सुरेंद्र भाई, सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन लड़ाई अभी जारी है, रहनी चाहिए, क्योंकि अभी केवल मुंह से बोला है। संसद में जाके बिल को वापस लेना पड़ेगा, जो कानून बना दिया है उसको बाकायदा निरस्त करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि उन 750 किसानों का क्या, जिनकी मृत्यु हो गई इस किसान आंदोलन के दौरान, क्या उनके परिवारों को मुआवजा मिलेगा? उन हजारों किसानों का क्या जिनके ऊपर एफआईआर लिखवा दी, जो बिना एफआईआर के यहाँ तक पहुंचे थे, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। और चौथी चीज, एमएसपी पर जो कानून है वो कब ला रहे हैं प्रधानमंत्री जी? और मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या अब खालिस्तानी और आतंकवादी फिर से किसान वापस बन गए हैं या अभी भी खालिस्तानी और आतंकवादी हैं? और प्रधानमंत्री ने खालिस्तानियों और आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो। अब आता हूं बुंदेलखंड की समस्याओं पर। देखिए शुभेंदु भाई, मैंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी और दूसरी है पानी। पानी वहां पे 1000 mm 2010 तक बारिश होती थी, वो घट के अभी 400 मिलीमीटर पे आ गई है, 400 mm पे आ गई है। और इसकी वजह से ही 2009-10 में योजनाएं शुरू की थी केंद्र सरकार ने, और बाद में अखिलेश जी ने भी सपा सरकार के माध्यम से भी योजनाएं शुरू हुई। तो बहुत सारे गड्ढे और नलकूप और तालाब और कुएं बनाए गए, लेकिन उनमें समय के साथ पानी आना बंद हो गया। अब मैं आता हूं भाजपा सरकार के दौरान क्या हुआ। भाजपा सरकार के दौरान लगभग 366 करोड़ रुपया नलकूपों के ऊपर खर्च किया गया, और ऐसे नलकूप लगाए गए जिनमें पहले दिन से ही पानी नहीं आ रहा था। हजारों करोड़ रुपया इन्होंने कुएं खोदने पे, एक कुआं खोदने पे पहले 2.5 लाख रुपया देती थी, अभी 5-5.5 लाख रुपए देती है कुआं खोदने का सरकार। सर, ये लेकिन ऐसे कुआं खोदने की जो राजनीति है ना जैनेंद्र अर्थवंशी, यही तो बड़ी सियासत है कि इससे पहले की सरकारें हो चाहे इस वक्त की सरकार हो, मैं बता रहा हूं, उन्होंने सिर्फ गड्ढे खोद दिए, कुएं खोद दिए, लेकिन पानी आना नहीं है, ये सभी को मालूम है। पानी नहीं है वहां पर, मैं यही बता रहा हूं। यही तो चीज वहां की निरक्षरता मैं बताता हूँ। 36% महिलाएं साक्षर हैं, केवल 36% महिलाएं। वहां 1000 पुरुषों पे 866 महिलाएं हैं। बुंदेलखंड में 60% 2019 से पहले युवा बेरोजगार था, आज की डेट में 80% बेरोजगार हो गया है। बुंदेलखंड में अभी इसी सत्र में अभी जो चल रहा है, धान रखा हुआ है, क्रय केंद्र नहीं है। यूरिया के लिए जा रहे हैं किसान, यूरिया नहीं है। यूरिया क्यों नहीं है, मैं इसका कारण बताता हूं। कई लोग पूछते हैं कि यूरिया क्यों नहीं दे पा रही है सरकार, मैं बताता हूं। यूरिया का पिछले जो बजट था उसमें टोटल एस्टिमेशन था कि 97,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने बजट में प्रावधान किया 56,000 करोड़ रुपए का, यानी लगभग 40,000 करोड़ का डिफरेंस था सब्सिडी के अंदर। तो जो सब्सिडी वाली यूरिया है वो खत्म हो चुकी है, और जो बिना सब्सिडी वाली यूरिया है, ठीक है, एस्टिमेट तो ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। सर दीपक बघेल जी, जरा जवाब दीजिए। यहाँ बड़ा संकट बुंदेलखंड के लोगों के लिए, अगर आपने पानी की सिंचाई के लिए व्यवस्थाएं कर दी हैं, तो बेरोजगारी को लेकर के जो संकट बना हुआ है, इस इलाके के पिछड़ेपन को कैसे दूर करेंगे, इसको लेकर के भी कोई विजन होना चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इससे पहले भी पलायन होता था, तो पलायन तो आज भी हो रहा है, क्या पलायन को रोक पाने में आपको कामयाबी मिली? क्या जवाब दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज 4.5 लाख रोजगार किसानों को मिले हैं सीधे सरकारी नौकरी में। हमने संविदा कर्मचारी रखे 1.5 लाख रोजगार, हमारे 4 लाख
4.5 लाख रोजगार दिए आपने? नहीं, ऐसे क्या मतलब है? आप जो कहते हैं मान लेंगे। कौन से 4.5 लाख रोजगार दिए? किसानों को कौन सा रोजगार दिया है आपने? 4.5 लाख भाई साहब, सुन लीजिए। कहाँ है, रिकॉर्ड है आपके पास? इस विभाग में कितने रोजगार दिए आप बता दीजिए। मनरेगा मत जोड़िएगा, आप मनरेगा को जोड़ते हैं दीपक जी। कब जोड़ देंगे? आप मानेंगे नहीं, अब आप मानेंगे अरे प्रमाण नहीं मानेंगे तो आपके प्रधानमंत्री भी नहीं। वर्ष भी तो बताइए। चलो आपके पास प्रमाण नहीं है, वर्ष बताइए। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुधाकर जी सुनिए ना, सुनिए, सुन तो लीजिए, पहले उनका जवाब तो सुनिए, पहले उनका पूरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं मौका दूंगा। ये झूठ बोलते हैं। नहीं, सुन तो लीजिए पहले, आपने जो बता रहे पहले वो तो सुन लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत में झूठ है तो पहले और झूठों की फेहरिस्त तो सुन ले, जरा सुन तो लीजिए। 4.5 लाख इन्होंने। ठीक है, आप घोटालेबाज लोग उनके बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है सर, ठीक है, मुद्दे पर सिर्फ मुद्दे पर। दीपक बघेल साहब, आज आपकी मुद्दे पर तकलीफ हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन किसी को घोटालेबाज और वो बताना बंद नहीं, करिए। ठीक है, देश आज आपके बारे में क्या कह रहा है, जरा उस पर सोचिए। दीपक बघेल जरा पॉइंट पर ये बेरोजगारी दूर। देखिए सर, एक मिनट, कुलभूषण त्रिपाठी जी, कुलभूषण जी, एक मिनट जरा सुनिए, एक एक करके दीपक बघेल, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? पलायन अगर लोग कर रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाएगा, जरा जवाब दीजिए। ठीक है सुधाकर जी, हाँ। 2017 में आप आउट नहीं हुए थे, इसीलिए हुए थे कि जनता ने आपका क्रिया जनादेश है, स्वीकार है, लेकिन 2022 में भी तो आपको आउट करेंगे। अरे तो होंगे ना जब ना, अभी ये तो हो गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी की धमक से, पूर्वांचल की धमक से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की धमक से भारतीय जनता पार्टी भोगला गई। अरे उस दिन से काले कानून वापस क्यों नहीं लिए थे? जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के दौरे चले तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज आप काले कानून वापस ले लगे। अच्छा चलिए ठीक है, किसानों के लिए एमएसपी कब लागू करेंगे? चलिए ठीक है, मैं दीपक बघेल एक मिनट, मैं थोड़ा सा जरा आगे बढ़ता हूँ। कुलभूषण त्रिपाठी, मैं जरा आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट सुधाकर सिंह कश्यप, सुधाकर जी एक मिनट जरा, दीपक बघेल एक मिनट सुनिए जरा। कुलभूषण त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये है कि आप तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा का भी हम स्टेटमेंट देख रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जैसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापसी लेने का ऐलान किया गया, लेकिन अखिलेश यादव का भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान सुना। उन्होंने कहा कि अभी यहां पर सुधाकर सिंह कश्यप जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की धमक की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से जो 3 कृषि कानून है वो भारतीय जनता पार्टी को वापस देने पड़े हैं। तो असल में श्रेय समाजवादी पार्टी का है या किसानों का है? आपको क्या नजर आता है? शुभेंदु जी, लोकतंत्र में सरकार पर जो दबाव बनाया जाता है वो दबाव समूह होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है लोकतंत्र का जिसे प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। प्रेशर ग्रुप्स में सभी लोग शामिल होते हैं, विपक्ष की सभी पार्टियां शामिल होती हैं, किसान शामिल होते हैं, और समाज के लिए जो लोग काम करते हैं जिन्हें हम सामाजिक समूह कहते हैं, सोशल ग्रुप्स कहते हैं, वो भी शामिल होते हैं। दरअसल ये इतनी बुनियादी समस्या, किसान इस देश की धुरी है जिसपे कि ये देश टिका हुआ है। कृषि प्रधान देश हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी भी जानते हैं कि अन्नदाता बहुत महत्वपूर्ण है। यह सरकार अहंकार में डूबी है। 2014 से यह जिस तरह के कानून ला रही है और जिस तरह से काम कर रही है कि सरकार में सिर्फ 2-4 लोगों तक नीतियां केंद्रित हो गई हैं, और इनकी नीति और नियति दोनों ही सिर्फ कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें देश शामिल नहीं है। सिर्फ आप नारा उछालते रहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नहीं, यानी कि मान लिया जाए कि अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में धमक के बाद से, अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में धमक के बाद से, विजय रथ यात्रा के बाद से सरकार को जो है बैकस्टेप करना पड़ा है, कदम पीछे खींचने पड़े हैं। प्रतिज्ञा यात्रा से, प्रियंका जी के अभियान से, लखीमपुर खीरी में किसानों की जो लड़ाई प्रियंका जी ने लड़ी है, जिसपे कि ये पूरी भाजपा सरकार और केंद्र सरकार बैकफुट पे आ गई है। जनता के बीच में जाकर के क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो बार-बार कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और विजय रथ यात्रा उनके प्रयासों से ही सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी कहेगी, ये सबका प्रयास है, सबने मेहनत की, लेकिन ये अहंकार टूटा है इस सत्तारूढ़ दल का। यह पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर आई थी, आज हकीकत में पार्टी विद डिफरेंस हो गई है, और इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जो 14 महीने से या 1.5 साल से अब कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे थे, आज वापस लेते समय वो फायदे कहां चले गए? एक एक फायदे पे मैं बात करता हूं। ये तो किसानों के लिए भला लाए थे। आपके चैनल पर परसों मैंने एक लाइन बोली थी कि किसान कह रहा है कि साहब मेरा इतना विकास हो गया कि अब करना बंद कर दीजिए।
इस देश में विकास अनियंत्रित हो गया है, उत्तर प्रदेश में विकास अनियंत्रित हो गया चलिए है। ठीक है, इतना मैं एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। मारा फिर रहा है। दीपक बघेल से इसलिए जरा जवाब वापस लेता हूं, उसके बाद लेना पड़ रहा है। मैं आता हूं सर आपके पास। ठीक है दीपक बघेल, जरा जल्दी से जवाब दीजिए। जी आज कांग्रेसी मेरे साथी प्रवक्ता इतना जोर जोर से बोल रहा है। एक बार ये 12 जनवरी 1998 को भी याद कर लें, मुल्ताई गोलीकांड मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से उसको जलियांवाला बाग बना दिया गया था। उस जिले साहब आप अतीत की क्या बात करेंगे, आपको तो अतीत में ये भी नहीं पता जिन राम के नाम पे आप सरकार में आते हैं उन राम की कहानी क्या है। राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि भरत को बोलते हैं, रावण से सुशासन सीखने के लिए भरत जाते हैं कि लक्ष्मण जाते हैं। आपकी वो पार्टी आपकी विकास मारा फिर रहा, आपने इतना विकास कर दिया जो इतना विकास जो मारा फिर रहा वो छोड़ो, आप पीछे अतीत मत जाओ। आपको न राम की कथा पता है, न कृष्ण की कथा पता है, आपको न इतिहास पता है। आप बताओगे कि साहब चंद्रगुप्त ने सिकंदर को हराया था। दीपक बघेल साहब आपकी मजबूरी समझता हूं, जब नेतृत्व इस तरह की बेवकूफियां करता है तो प्रवक्ताओं की बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसलिए आप बताएंगे 98 में क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, लेकिन हकीकत ये आज क्या हुआ है इस पर बात करिए। इतना विकास क्यों कर दिया है कि विकास वापस लेते घूम रहे हो? इतना विकास क्यों किया है कि विकास वापस लेते घूम रहे हैं आप? दीपक बघेल तो आप दे दीजिए। ठीक है दीपक बघेल जवाब दीजिए सर। जी मैं कह रहा हूँ बैतूल जिले के अंदर 12 जनवरी 1998 को इन लोगों ने 24 किसानों को गोलियां मरवा दी, बिना किसी सूचना के, बिना किसी लाउड स्पीकर की सूचना के, जिसमें उसी का बदला लेने के लिए आपने 8 किसान कुचल दिए। लखीमपुर खीरी में 8 किसान आपके मंत्री का पुत्र इसीलिए कुचल देता है। दीपक बघेल साहब आप कुछ भी बोलते रहे, जरूरी नहीं कि कोई सुनता रहे। आपके पास बोलने का आज कोई नैतिक बल नहीं है, इसलिए आप कुछ भी आके अनर्गल बोलते रहिए। आप जाके 8 किसानों पे गाड़ी चढ़ा दीजिए, वो बहुत सही आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको लठेड़ रहा है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आज आप मजबूरी में सारे बिल वापस ले रहे हैं। 14 महीने से आपके फायदे गिना रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बता दीजिए ना। प्रश्न ये पूछा जा रहा है। एक मिनट सर, ठीक है शुभेंदु भैया, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता बुलाओ जो सही जवाब। नहीं सर प्लीज ये तय मत करिए ना, ये आप बघेल साहब नहीं, ये आप तय मत करिए, छोड़ बघेल साहब सीधे जनेंद्र जी करो। ठीक है सर, एक मिनट जनेंद्र जी। भैया इन्हें बरी करो। सुधाकर सिंह कश्यप जी एक मिनट जरा सुनिए। जनेंद्र शुभेंदु भैया उत्तर नहीं दे पाएंगे बघेल साहब। ठीक है सर, आप अपने सवालों का तो उत्तर दे दीजिए। पिछली सरकार में क्या हुआ, ठीक है मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन जरा जनेंद्र मैं जरा सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बांदा हो, महोबा हो, एक लंबे समय तक यहाँ पर पानी का संकट बना हुआ, पलायन का विषय बड़ा था, मैं इसको लेकर के भी सवाल कर रहा था। दीपक बघेल जी एक मिनट जरा सुनिए, ठीक है जनेंद्र ठीक है। लेकिन इसमें अब क्या नजर आता है कि इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो कदम आगे बढ़े हैं, क्या उसके जरिए अब जनता को लगेगा कि वाकई में कुछ तो मिला, कुछ ना से कुछ हाँ तो सही। शुभेंदु देखिए, मैं पहले तो एक चीज बता दूं कि अभी दीपक भाई हमारे मतलब प्रवक्ता अच्छे खासे हैं। इन्होंने कहा ये भी मतलब जो सरकार बोल रही है वही ये भी बोल देते हैं आके कि 4.5 लाख रोजगार दिए। मैं बताता हूँ 1,37,000 शिक्षकों के पद खाली हुए थे, हाई कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त किए गए थे। उन 1,37,000 पदों को हाई कोर्ट के ही निर्देश पर भरा गया। 1,37,000 वो हो गए। 2,73,000 जो संविदा कर्मी थे उनको संविदा से हटा के आउटसोर्सिंग में डाल दिया गया। ये हो गए आपके 4 लाख पद। ये भर्तियां हुई जो कि कोई नया पद सृजन नहीं हुआ, बस इधर से उधर हेर फेर किया गया है। ये आपकी नौकरियों का हो गया। दूसरी चीज आपने बोली किसानों की गोलियां छोड़िए, अभी जो लखीमपुर खीरी की घटना है सबको याद है, और पिछले साल 2019 की मध्य प्रदेश की आप ही के सरकार के अंदर की घटना सभी को याद है, किसानों पे जो गोलियां चलवाई गई थी। दूसरी बात शुभेंदु भाई आप पूछ रहे थे